अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं अजीज़ अहमद ख़ान हूँ। एक प्रोग्राम हमारा जो आपने अक्सर देखा होगा वो था आगही, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मेहमान शख्सियात से उनके नज़रियात भी जानते थे और वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदानों में इल्म की रोशनी फैलाते थे। आज फिर आगही में एक ऐसी दीदावर शख्सियत मौजूद हैं जो कानून पर दस्तरस रखती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। कानून पर इनकी बड़ी गहरी दस्तरस है। कई मैदान हैं इनके, ये साइलान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। सर्विस मैटर्स के मुतल्लिक़ ये एक इंतहाई हसास मामला होता है जब किसी मज़दूर को या किसी एहलकार को उसकी नौकरी से किसी बुनियाद पर बरतरफ किया जाता है तो वो एक ज़हनी दबाव का शिकार होता है। वो एक चौराहे पे खड़ा होता है, दादरसी भी चाहता है लेकिन ये नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। अब ये वो लम्हा होता है कि वो रेलेवेंट फोरम पर ना जाए तो ना उसे इंसाफ मिल सकता है और रुपया और पैसा जो केस के सिलसिले में उसे दरकार होता है वो भी उसके पास उस तरह से मुयस्सर नहीं होता। तो उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत एक ख़ास सिमत होनी चाहिए। तो कैटेगरीज़ जो हैं वो भी मैं पहले इनसे पूछूंगा, फिर एक एक करके हम बात करते जाएंगे। शहर की कई तंजीमों से इनका ताल्लुक़ है, हरफ़ो आगही की शख्सियत हैं। मैं राव इकबाल साहब आपको अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। राव साहब, मैं अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान की जानिब से और अपनी जानिब से आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे जानना और पूछना ये चाहता हूँ कि जब एक मुलाजिम को किसी भी एतबार से शो कॉज दिया जाता है या नौकरी से सुबकदोश कर दिया जाता है तो उसके लिए फोरम्स रेलेवेंट कौन से होते हैं, उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि जो मुलाजमीन हैं उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। सिविल सर्वेंट में भी आते हैं जो मुलाजमीन, उनके लिए दादरसी का फॉरम और है। जो वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं उनके लिए और है। जो रेगुलर ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनके नॉन स्टैच्यूटरी रूल्स हैं उनके लिए और फॉरम है। और इसी तरह मैं अर्ज़ कर दूँ कि आर्टिकल 212 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत सर्विस ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसमें सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट 1973 बना। अब ऐसे मुलाजमीन जो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, जिनके स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, अगर उनकी डिसमिसल हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, तो वो सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल रेमेडी जो होती है, डिपार्टमेंटल अपील है, उसको एग्जॉस्ट करेंगे। उसके लिए कम अज़ कम मियाद 30 डेज़ है। डिपार्टमेंटल अपील के लिए 30 डेज़ के अंदर अंदर जो ही उनको ऑर्डर मिलेंगे वो उसको रेमेडी अवेलेबल जो है उनकी डिपार्टमेंटल, वो उसको अवेल करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंटल रेमेडी जब एग्जॉस्ट कर देंगे, बाज़ औक़ात जो डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी है वो फर्दर फैसले में डिले करती है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मियाद है जो डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी को टाइम दिया गया है वो 60 डेज़ है। मज़ीद वो 60 डेज़ के अंदर फैसला करेगी। अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो है उसका फैसला नहीं करती, लिंगर ऑन करती है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ फर्दर है। 60 डेज़ के अंदर अंदर उसने फैसला करना है। अगर 60 डेज़ के अंदर वो फैसला नहीं करती तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी का फैसले का फॉर इंडेफिनिट वेट नहीं किया जाएगा। अच्छा। और मुलाजम फौरी उसके बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर जो अपना प्रॉपर फोरम है, सर्विस ट्राइब्यूनल, अगर पंजाब का एम्प्लॉई है पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में जाएगा, PST जिसे कहते हैं। और अगर फेडरल का या सेंट्रल महकमे का एम्प्लॉई होगा तो वो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल में जाएगा 30 डेज़ के अंदर अंदर फर्दर। यानी कि 30 डेज़ उसकी अपील फाइल, डिपार्टमेंटल अपील फाइल करने का टाइम, 60 डेज़ जो अपीलेट अथॉरिटी है उसका फैसला करने का टाइम, और फर्दर 30 डेज़ जो है उसके बाद वो प्रॉपर फॉर्म में जाने का। ठीक। और जब सर्विस ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो सेक्शन 4 सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत जो है वो अपील फाइल करेंगे। और जब वो अपील फाइल करेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो फिर जो है
ट्रिब्यूनल जो है वो उसको एज ए ट्रायल भी और एज ए मतलब जो कोर्ट है प्रॉपर फोरम है, एविडेंसेस भी ले सकती है, उसके जवाब भी लेगी और उसको तमाम तर कानूनी और वाक़ियाती तौर पर फैसला करेगी। और अगर सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला जब हो जाएगा उसके बाद जब है फर्दर रेमेडी जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी। राव साहब, एक दूसरा फोरम भी है, मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, अखबारात में भी आता है, मीडिया में भी आता है, लेकिन जानते नहीं है लोग, NIRC, ये मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, ये कौन सा इदारा है और इस पर कौन कौन लोग जा सकते हैं? ये नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है, NIRC का, उसका ये मुखफ़फ़ है। और ये जनाब वाला वो मुलाज़मीन जो जिस महकमे की सूबे एक सूबे से दूसरे सूबे में भी ब्रांचेस हो, अच्छा, जिसको ट्रांस प्रोवेंशियल कहते हैं। ट्रांस प्रोवेंशियल अदारे के जो मुलाजमीन हैं जो वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं वो NIRC जाएंगे, और ऐसे मुलाजमीन, ऐसे यूनियन जो सेंट्रल लेवल पर NIRC से रजिस्टर्ड है, अच्छा, यूनियंस के जो मामलात हैं, उस यूनियंस के जो ग्रीवेंसेस हैं, उसके लिए यूनियन के अहदेदार वहाँ पे अपनी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए जा सकते हैं। आगही प्रोग्राम में जो अजीज़ नगर आपके लिए बतौर ख़ास लाया है, जिसमें आइंदा भी राव मोहम्मद इकबाल कानून के मुख्तलिफ शोबों पर अपना नुक्ता नज़र बयान करते रहेंगे। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, आप रहेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। राव साहब, अब आते हैं मजदूरों के फोरम की जानिब, जिसे आप लेबर कहते हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट में रिड्रेसल के लिए कौन कौन से लोग जाते हैं और क्या करना चाहिए? फैक्ट्रीज एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन दी हुई है। जो वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं, जो सनती अदारों से भी मुंसलिक होते हैं, जो मुख्तलिफ महकमों से भी मुंसलिक होते हैं, वो लोग पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो 2010 के तहत वो लेबर कोर्ट में आएंगे, लेबर कोर्ट एस्टेब्लिशन के लिए। और वहाँ पर सेक्शन 33 ऑफ ये ग्रीवेंस पिटीशन, उसके तहत वो फाइल करेंगे, सेक्शन 33 के तहत। और उसके तहत जो मैंडेटरी है 15 डेज का प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ग्रीवेंस पिटीशन जो है, वो एक ग्रीवेंस नोटिस महकमे को देना होता है। वो ग्रीवेंस नोटिस जब अथॉरिटी को देगा 15 दिन इंतज़ार करेगा, उसके बाद आकर लेबर कोर्ट में खुद भी पेश हो सकता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, थ्रू एजेंट जो है उसके तहत भी आ सकता है, और अपनी CBA के तहत भी आ सकता है, और अपना जो काउंसिल है, वकील है, उसके तहत भी आ सकता है। और ख़ुद भी अगर ये चीज़ें उसे मुयस्सर ना हो तो वो खुद भी अपना केस प्लीड कर सकता है। इंडिविजुअल का लफ्ज़ होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आ सकता है और ग्रीवेंस पिटीशन फाइल कर सकता है। और उसमें ये है कि लेबर कोर्ट में उसको कोर्ट फीस से एग्जेप्ट किया गया है। फिर लेबर कोर्ट उसका फैसला करेगी। फैसला करने से अगर वो फैसला दोनों पार्टी में कोई भी पार्टी से एग्रीड हो, डिपार्टमेंट या मतलब है कि खुद ये पटिशनर, तो वो फिर अपील फाइल करेंगे। जब लेबर कोर्ट फैसला करेगी, जो भी अग्रीव पार्टी होगी वो अगर फर्दर अपील में जाना चाहेगी तो ये लेबर ट्रिब्यूनल, पंजाब लेबर ट्रिब्यूनल में जाएगी। और वो जो पंजाब अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको प्लेट भी कहते हैं, पंजाब लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो इसका फैसला करेगी। और अगर फिर भी कोई पार्टी एग्रीव्ड होगी पंजाब लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, तो वो फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में आएगी। लेकिन रिट पिटीशन जो है सिर्फ जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट की सूरत में सुनी जाएगी, या कोई ऐसी लॉ की इरेगुलरिटी हुई है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस हुआ है, तो उसको हाई कोर्ट देखेगी, लेकिन एविडेंसेस को नहीं देखेगी। सबसे पहले तो ये है कि ऐसे मुलाजमीन, ऐसे वर्कमैन जिनकी कंपनसेशन होनी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई,
तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत वो कंपनसेशन अपनी ले सकते हैं। कमिश्नर मुआवजा जात के पास वो जाएंगे, कमिश्नर मुआवजा जात के पास जाकर अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। और ऐसे वर्कमैन जिनको कोई मुआवजा जात, कोई इंडस्ट्री, कोई महकमा नहीं दे रहा, उनकी तनख्वाहें नहीं दे रही, सैलरीज नहीं मिल रही, उजरत नहीं मिल रही, 1936 के तहत वो जो है एक अथॉरिटी मुआवजा जात बनाई गई है। वो अथॉरिटी मुआवजा जात के पास जाकर अपना मुआवजा जात का केस करेंगे। तो अगर वो मुआवजा जात का केस करते हुए अगर कोई भी पार्टी एग्रीड होती है उस ऑर्डर से, तो उसकी अपील सेक्शन 17 पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट सेक्शन 17 के तहत वो अपील फिर लेबर कोर्ट में करेंगे। लेबर कोर्ट, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी अंडर पेमेंट एंड वेजेस एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो वर्कमैन कंपनसेशन का अदारा। राव साहब, ये बड़ी मुस्तासन बात है कि मज़दूरों की दाद रसी के लिए फोरम्स बना दिए गए, आपने कैटेगराइज भी कर दिया इन्हें, लेकिन बाज़ चीज़ें जैसे नारे बड़े दिलकश लगाते हैं सियासतदान, ऐसे इदारों को जो फ्रेम किया गया है वो मज़दूरों की सहूलत के लिए, उनके रीड्रेसल के लिए, लेकिन मज़दूरों की चीखों पुकार मैं मीडिया में, अखबारात में देखता रहता हूँ कि उन्हें प्रॉपर टाइम में दाद रसी नहीं मिलती। आप सीनियर एडवोकेट इस बारे में क्या कहेंगे? ग्रीवेंस पिटीशन लेबर कोर्ट में भी फाइल की जाती है और लेबर अपील जो है पंजाब लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी फाइल की जाती है। तो उसमें जो है डिसीजन का टाइम पीरियड दिया हुआ है, लेकिन उस टाइम पीरियड को, उस क्लास को मैंडेटरी क्लास नहीं कहा जाता, ऑब्लिगेटरी क्लास कहा जाता है। तो लेकिन कोर्ट की कोशिश होती है कि भी वो विदिन टाइम करें, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अदारा प्रॉपर टाइम पर जो है नोटिस जाते हैं, सर्व होते हैं, पेश नहीं होता, कभी एक्सपार्टी हो जाती है, फिर एक्सपार्टी ख़त्म करने की दरख्वास्त आ जाती है, फिर कभी जनाब एविडेंसेस के लिए अदारे के मुलाजमीन की तरफ से भी एविडेंस में बाज़ कोताही होती है, बाज़ अदारे की तरफ से भी कोताही होती है। तो इस तरह लीगल अपोजिशन बाज़ कोर्ट की तरफ से भी होती है। तो लिहाजा ये है कि सारे ये मिक्स जो हालात हैं, ये इसको जो टाइम पीरियड को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, और इसी वजह से कई जो मुलाजमीन हैं वो बेचारे रोते पीते हैं, क्योंकि ये जो फोरम इसलिए बनाए थे कि उनको फौरी तौर पर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस हो। लेकिन अगर रिड्रेसल ऑफ कहते हैं कि भी अगर कानून जो है और इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों की सहूलियात देने के लिए, अगर सहूलियात ना मिले तो वो फिर वो शाइक हो जाते हैं। तो लिहाजा ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म के अवामिल हैं जो उसमें हर्डल पेश होती है, जिसकी वजह से फैसले करने में भी देर हो जाती है। अब एक और मरहला है अदालत आलिया का, वहाँ भी मुलाजमीन के केसेस आप लेकर जाते हैं, तो आप ज़रा ये बताइए कि वहाँ किस कैटेगरी के लोगों को आप पिटीशन फाइल करते हैं? जी, एक वो मुलाजमीन जिनकी सर्विसेज स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत रेगुलेट होती हैं, वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आती हैं, और एक वो मुलाजमीन जिनकी सर्विसेज नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत गवर्नड होती हैं, रेगुलेट होती हैं, वो जो है मास्टर एंड सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। वो जो मास्टर एंड सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं वो जो है सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, और ये जो वर्कमैन की कैटेगरी में वो तो लेबर कोर्ट चले जाएंगे उस अदारे के जिनके नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। लेकिन जो ऑफिसर कैटेगरी के हैं उनके लिए फोरम ना तो लेबर कोर्ट है क्योंकि वर्कमैन नहीं है, ना सर्विस ट्रिब्यूनल है, तो वो बड़ा एक मसला है उनके लिए। अब फिर ये होता है कि भी उसके लिए अल्टरनेट रेमेडी नहीं, जहाँ पर अल्टरनेट रेमेडी, एफिकेशियस रेमेडी, स्पीडी रेमेडी अवेलेबल ना हो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, तो वो हाई कोर्ट को रजू कर सकता है फॉर द रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवेंस। लेकिन वहाँ पर जाकर ये देखना पड़ता है कि जो सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट देखती है उसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने ये देखना है कि किसी पॉलिसी की तो वायलेशन नहीं हुई। अगर पॉलिसी की वायलेशन है तो हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन में देखती है। अगर अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, एक लॉ में कहीं ले डाउन किया गया है, उसको बाईपास किया गया है, अनहर्ड कंडम किया गया है, या ऐसे
कि जिसको जो है स्लिप शॉट मैनर में जो है विदाउट होल्डिंग रेगुलर इंक्वायरी फारिग कर दिया गया है, तो उसको भी हाई कोर्ट देख लेती है। तो लिहाजा ये है कि वो अदारे जो जिसमें हुकूमत का कंट्रोल है, हुकूमत के शेयर्स है और लेकिन उनके स्टैचूट नहीं है, अडॉप्टेड है, वो भी हाई कोर्ट आ सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इंतहाई दिलनशी अंदाज में, सलीस अंदाज में वो बातें जो मज़दूर और वो मुलाजिमीन जिन्हें किसी भी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है वो जान सके हैं। मैं अज़ीज़ नगर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर एक ऐसे मुलाजमीन, एक ऐसी कैटेगरी जो कि बहुत पिसे हुए लोग होते हैं, और मैंने कोशिश की कि अपने तमाम मारूज़ात एक सलीस अंदाज में कह सकूँ ताकि वो समझ सकें। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं इस खिदमत में मैं इंशाअल्लाह पेश हूँ। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान हैं। ये एक ऐसा दरीचा हमने खोला है जिससे गुज़र के हम ज़िंदगी के बहुत से मकासद पाएंगे। राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कानून के मुतल्लिक बसीरतमंदी के साथ हमें आइंदा भी अपने लेक्चर्स देंगे, इल्म से आगाह करेंगे। इस प्रोग्राम का नाम भी आगही है। अब अज़ीज़ अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।